जय हिंद मेरे भाई। तैयारी कैसी चल रही है? सुनो, आज फिजिक्स करने वाले हैं हम लोग और फिजिक्स की भी 3 वीडियो आएंगी। मैकेनिक्स करने वाले हैं। मैकेनिक्स में मैं थोड़ा ब्रीफ दे दूं। वही यार, मोशन वगैरह, ठीक है, मोशन, वर्क एनर्जी, ठीक है, पावर, उसके बाद फिर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये चीज़ें हम करने वाले हैं। लॉज ऑफ न्यूटन्स, ये चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। ये है। और ये किसके लिए भैया? तो ये हर एग्ज़ाम के लिए मेरे भाई, ठीक बात है। और क्या करना है तुमको? तुमको इसको रिवीजन के तौर पे देखना है। और मैंने इसको क्या करा है, शॉर्ट टाइम में रिवीजन करवाने की ट्राई करी है। अगर तुम सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, तो तुम इसको सुन सकते हो। क्या करना है भैया, 2x पे लगा के देख लो, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है तुमको ज़्यादा, ठीक बात है। चलो, क्या करना है भैया, और अगर देख नहीं सकते तो सुन लो। ये पीडीएफ तुमको मिल जाएंगे मेरे भाई, ये चैनल सवाल से सिलेक्शन पे। क्या करना है भैया, पीडीएफ को तुम्हें ऐसे ही, जैसा पीडीएफ दिख रहा है ना तुम्हें, सेम पीडीएफ उठा के डाल देता हूँ। तो उस पर क्या करना है तुमको, मॉक टेस्ट के तौर पे इसको यूटिलाइज कर लेना है रिवीजन करने में। अच्छा, इस वीडियो में क्या मिलेगा भैया? तो इसमें ये मिलेगा मेरे भाई कि कॉन्सेप्ट तुमको मिलेंगे थोड़े बहुत, मतलब जो भी शॉर्ट में है मैं समझा पाऊँ चीज़ें वो। प्लस हम 25 पीवाईक्यूज करेंगे, जो यूपीएससी, बीपीएससी, सारे स्टेट, पीसीएस और सीडीएस में रिपीटेड वोकैब पूछे गए, सॉरी वोकैब कह रहा हूँ, पीवाईक्यूज पूछे गए हों, ठीक है। ये सारी चीज़ें करवाऊंगा, ठीक है। तो शुरू करें भैया? बिल्कुल मेरे भाई, शुरू करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैकेनिक्स होता क्या है भैया? तो कहता है, पेन ले ले जरा, ठीक है। मैकेनिक्स होता क्या है मेरे भाई? तो कहता है, मैकेनिक्स इज दैट एरिया ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द बिहेवियर ऑफ फिजिकल बॉडी व्हेन सब्जेक्टेड टू फोर्सेस और डिस्प्लेसमेंट एंड द सब्सिक्वेंट एफर्ट्स ऑफ द बॉडी इन देयर एनवायरमेंट। बोलता है मैकेनिक्स जो है भैया, वो एरिया है साइंस का जो कि ना फिजिकल बॉडी के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। बिहेवियर से पता लगता है कैसे? अगर जब हम उसको कोई फोर्स देते हैं ना, कोई फोर्स मिलाते हैं या उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करते हैं फोर्स के बदौलत, तो फिर उस पर जो प्रभाव पड़ता है ना भैया, उसको, उस एरिया को मैकेनिक्स कहते हैं हम लोग। ठीक बात है, समझ गए भैया। अच्छा, वेट क्या होता है भैया? तो वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड इन अ बॉडी बाय इट्स ग्रेविटी। हर बॉडी का मेरे भाई अपना एक ग्रेविटी है, ठीक है। जैसे अर्थ का अपना ग्रेविटी है, मून का अपना है, सन का अपना होगा, मार्स का अपना होगा, ठीक है। तो हर प्लैनेट का अपना एक ग्रेविटी है, ठीक बात है। उसको ना वो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी से खींच रहा होता है। तो वेट जो होता है वो उस जगह पे जो जिस ग्रेविटी से उसको खींचा जा रहा है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी, एक्सर्टेड ऑन बॉडी बाय ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटी के कारण फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसी को वेट बोलते हैं, ठीक है। ठीक बात है भैया, समझ गए। मास क्या होता है फिर? तो मेरे भाई, मास क्या होता है? मास उस जो भी सब्सटेंस है, मान लो जो भी चीजें बनी हुई है, कोई भी चीज है, ठीक है, उसका जो जितने भी एटम का, मान लो एटम का मास है 5 ग्राम, ठीक है, और वैसे उसके पास 10 एटम है, तो 10 × 5 50 ग्राम हो गए। तो वो उसका मास हो गया मेरे भाई, ठीक है, 50 ग्राम हो गया। और वो चेंज नहीं होगा, उसको तुम कोई भी ग्रेविटी में ले जाओगे तो उसका एटम का तो मास वही रहेगा ना। ये चीज मास कहलाता है मेरे भाई, ठीक है, समझ गए। अच्छा, इसको डिनोट एम से करना है, बस इतना जानना था, ठीक बात है भैया। डिफरेंस देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी इससे, ठीक है। क्या होगा भैया? तो वेट जो है मेरे भाई, सबसे पहले ध्यान रखना कि ये ग्रेविटेशन की वजह से होता है, समझ गया। और मास जो होता है वो क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर जो वो कंटेन करता है उसके वजह से होता है, समझ गया भैया। देखो, वेट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, और ये जो है मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। वेट वेरीज करेगा प्लेस टू प्लेस, ये मैंने बताया तुम्हें, है ना। जैसे मून पे हमारा वेट यहाँ पे मान लो 60 है अर्थ पे, तो मून पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कैसे भैया? 1/6 हो जाता है वेट का, है ना, मून पे। तो ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, वेट का यूनिट न्यूटन होता है मेरे भाई, और मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है या ग्राम होता है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, ठीक बात है भैया। अच्छा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझा दो भैया। ये कुछ नहीं है भाई, देखो हम एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। मान लो मुझे ना कहीं जाना है, कोई एक रास्ता है, मुझे जाना है, और मैं क्या करता हूँ, एक रास्ता फॉलो करता हूँ, यहाँ से ऐसे जाता हूँ, फिर इधर मुड़ता हूँ, फिर ऐसे जाता हूँ, फिर इधर मुड़ता हूँ, फिर यहाँ जाके यहाँ पहुँचता हूँ। मैं ए से बी तक पहुँचता हूँ, ठीक है। तो ये जो मैंने
रास्ता तय किया है, ये मेरा डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। और ए से बी की जो दूरी है मेरे भाई, ये दूरी क्या कहलाएगी, ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा मेरे भाई। आसान शब्दों में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यही होता है, ठीक बात है, समझ गए भैया। आगे बता दो ये क्या लिखा है, ठीक है। कहता है इन डेली लैंग्वेज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज्ड इन द सेम सेंस बट इन फिजिक्स बोथ हैव अ डिफरेंट मीनिंग। दोनों का अलग अलग मतलब है, बताया भैया आपने, ठीक बात है। द लेंथ ऑफ अ स्पेसिफिक पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस। मतलब एक स्पेसिफिक पाथ को अगर फॉलो करके चलेंगे ना भैया तो वो डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट फिर क्या क्या कहलाएगा, अगर हम स्पेसिफिक पाथ के जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल देंगे ना, वो डिस्प्लेसमेंट कहला जाएगा, ठीक बात है। अ डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर हुज लेंथ इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पॉइंट। भैया ये तो आपने जो बताया वही लिखा है, बिल्कुल मेरे भाई, ये वही है, ठीक है। ध्यान रखना है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि इसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट किधर है और वहां पर से एंड पॉइंट किस साइड है, ताकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल पाए। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरे भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, ठीक है। चलो, ट्रेवल्ड डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड, travel distance has only magnitude while displacement has magnitude along with direction। distance के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा मेरे भाई। जैसे हम चलते हैं 10 किलोमीटर तो 10 किलोमीटर ही बस कहलाएंगे, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हम बोलेंगे अगर हम 10 किलोमीटर चले हैं डिस्प्लेसमेंट में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 10 किलोमीटर का है, तो हम बोलेंगे 10 किलोमीटर टूवर्ड, जिधर भी हम चले, मान लो हम नॉर्थ की तरफ चले तो टूवर्ड द नॉर्थ, 10 किलोमीटर टूवर्ड द नॉर्थ, ठीक है। मतलब हम डायरेक्शन भी ऐड करेंगे डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, ठीक बात है भैया। इट इज क्लियर दैट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक बात है, ये तो आपने बता दी भैया। द ट्रेवल डिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है भैया, बट द डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये चीज, ठीक है। क्या याद रखना कि भैया डिस्टेंस तो जीरो कभी नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया पता चला जो इंसान एक जगह से स्टार्ट किया लास्ट में आके वहीं पे खड़े हो गया, तो स्टार्टिंग माइनस फाइनल माइनस इनिशियल अगर करेंगे तो जीरो आ जाएगा भैया, बिल्कुल हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसलिए ये जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी जीरो व्हेन द मूविंग ऑब्जेक्ट कम टू इट्स इनिशियल पोजीशन, वही है जो मैंने बताया, ठीक बात है भैया। स्पीड एंड वेलोसिटी क्या बोलता है भैया ये देखो, स्पीड क्या होता है मेरे भाई, जब हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे पर्टिकुलर ऐसे स्पेसिफिक पाथ फॉलो करके, तो वो डिस्टेंस को अगर डिवाइड करेंगे हम पर्टिकुलर टाइम में, जितने टाइम में वो डिस्टेंस हमने कवर करा उससे, तो हमको क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा मेरे भाई। लेकिन वेलोसिटी कब मिलेगा, वेलोसिटी मेरे भाई वही डिस्टेंस को जब हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे उसी का, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे टाइम से, तो हमको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अच्छा, ठीक बात है भैया, और बता दो। और मेरे भाई यही कि स्पीड जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों भैया? क्योंकि उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, उसका हमेशा डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर एक पॉइंट पे, है ना। लेकिन वेलोसिटी क्या है मेरे भाई, उसके पास डायरेक्शन है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो जो है वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए क्या हो गया, वो स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक बात है भैया, ये तो समझ में आ गया। अब बता दो एक्सेलरेशन क्या होता है। तो मेरे भाई एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब जिस वेलोसिटी से हम वो रास्ते पे ट्रेवल कर रहे थे, अगर वो वेलोसिटी भी वेरिएट करे, मतलब समझ रहे हो, वेलोसिटी भी चेंज करे, मान लो अभी हम 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, तो अगले टाइम 6 किलोमीटर पर आवर कर दिए, इस तरह से अगर चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी ही चेंज हो रहा है। अगर ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसी को अगर डिवाइड कर देंगे टाइम से तो वो क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा मेरे भाई। क्या होता है, इक्वल्स टू, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक बात है भैया, ये तो पता था। चलो नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई। एक्सेलरेशन क्या होता है भैया, तो फाइनल वेलोसिटी जो हम पहुंचे थे माइनस इनिशियल जो स्टार्ट करे थे, अगर उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से ना, तो भी एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ठीक बात है भैया। अब आ जाते हैं न्यूटन्स के नियम पे, ठीक बात है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है भैया, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एवरी बॉडी will remain at rest or in uniform motion in a straight line unless compelled to change its state by the action of an external force।
क्या कहता है भैया? कहता है भैया कि एक बॉडी ना तब तक मोशन में रहेगा या तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक ना उस पे एक्सटर्नल फोर्स न लग जाए। ठीक बात है भैया। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ भाई ऐसा ही है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उसमें हम फोर्स लगाते हैं और उसका स्टेट चेंज हो जाता है, अगर वो चलने लगता है तो वो क्या हो गया? फोर्स वहां पे लगा। तो यही कहता है कि जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है तो वो रुकेगा नहीं, और कोई भी बॉडी अगर रुका है तो वो चलेगा नहीं। ठीक है मेरे भाई, चलो। Inertia is a tendency of matter by which it continues in its existing state of rest or uniform motion in a straight line unless that state is changed by an external force। इसी को inertia भी बोलते हैं। जैसे हम बस में बैठते हैं मेरे भाई, ठीक है, और बस फुल स्पीड पे रहता है, तुम देखते हो कि जैसे ब्रेक मारते हैं तो हम अचानक से आगे चल जाते हैं। क्यों चल जाते हैं? क्योंकि हमारा बॉडी जो है ना वो रेस्ट में रहता है, और जैसे स्पीड में रहते हैं तो बस तो स्पीड में है, मोशन में है, लेकिन हम रेस्ट में है। जैसे बस ब्रेक मारती है, मेरा बॉडी क्या कहता है कि मोशन में ही रहो, लेकिन क्योंकि हम मोशन से ब्रेक लग गया है तो हम क्या, मेरा बस क्या कह रहा है भैया कि अब तुम जो है रुक जाओ, तो मेरा बॉडी क्या होता है? आगे चल जाता है। तो ये चीज का ध्यान रखना, इनर्शिया इसको बोलते हैं। ठीक बात है भैया, समझ गए। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन वेरीज विथ मास। ठीक बात है। मास इज द क्वांटिटी which is solely dependent upon the inertia of an object. The more inertia that an object has, the more mass that it has. The light object has less energy. अब क्या कह रहा है भैया ये? अरे भाई ये कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है कि इनर्शिया डिपेंड करेगा मास पे। जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा इनर्शिया रहेगा, जितना कम मास रहेगा उतना कम इनर्शिया रहेगा। सिंपल है। ठीक बात है भैया। सेकेंड लॉ क्या कहता है? The second law state that the acceleration of an object depend upon two variables, the net force acting upon the object and the mass of the object। कहता है क्या भैया? सिंपल भाषा में बता दो तो कहता है मेरे भाई कि एक्सेलरेशन जो है ना किसी ऑब्जेक्ट का, वो किस पे डिपेंड करेगा? दो वेरिएबल्स पे। किस पे? एक तो फोर्स जो एक्ट कर रहा है उस बॉडी पे, और दूसरा क्या? उस बॉडी का मास कितना है। ठीक बात है। यहीं से एक फॉर्मूला निकल के आता है। क्या निकल के आता है मेरे भाई? तो ये आता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक बात है। और यहीं से एसआई यूनिट पता चलता है। क्या पता चलता है मेरे भाई? न्यूटन पता चलता है। कैसे? अच्छा कैसे वो बताता हूं। मास होता है, मास का क्या होता है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, न्यूटन इक्वल्स टू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहां पे क्या है कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द बॉडी, एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट विथ 1 किलोग्राम ऑफ मास 1 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा थर्ड लॉ क्या कहता है भैया? फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो हमारी जिंदगी में भी अप्लाई होता है ना। कहता है द फोर्स इम्पोज्ड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज एक्शन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाते हैं तो वो क्या कहता है? एक्शन होता है। विद द सेम फोर्स इम्पोज्ड बाय सेकेंड ऑब्जेक्ट टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। जितनी जोर से हम तमाचा मारते हैं किसी, मान लो हम मुक्का मारते हैं इस पे, किस पे? दीवार पे। ठीक है, तो जितनी फोर्स से हम मार रहे हैं वो एक्शन है, और जितने फोर्स से हम मार रहे हैं उतना ही फोर्स से दीवार क्या कर रहा है? रिएक्शन लगा रहा है। वो हमें पता चलता है जब चोट लगता है ना, तो वो रिएक्शन इक्वल हो जाता है मेरे भाई। मतलब वो एक्शन और रिएक्शन इक्वल रहता है वहां पे। ठीक है, द साइज ऑफ फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू द साइज ऑफ फोर्स ऑन द सेकेंड ऑब्जेक्ट। दोनों का फोर्स क्या है? बराबर है उस समय। इसीलिए न्यूटन थर्ड लॉ को जो है ना एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं मेरे भाई। ठीक है। अच्छा मोमेंटम बता दो भैया, समझते हैं मोमेंटम होता क्या है, समझते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई क्या होता है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है भैया। ये तो फॉर्मूला बता रहे हो आप। ठीक है, मैं बताता हूं। फॉर एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मेरा मास है मान लेते हैं 70 kg। ठीक है, और मैं 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा हूं। ठीक है, मतलब ऐसे मुक्का मार रहा हूं। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से मुक्का मारा और किसी ऑब्जेक्ट में टकराया। ठीक बात है। एक मोमेंटम ये कैलकुलेट हो गया कि भैया इसका एक मोमेंटम होगा। अच्छा मेरे जगह पे एक आ जाए, मान लो हल्क आ जाए, अब वो मारे तो उसका मास तो ज्यादा है मेरे से, मतलब उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। कहने का मतलब क्या है? जिसका मास ज्यादा होगा भैया उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। अच्छा दूसरी चीज पे भी डिपेंड करता है, किस पे? जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा
और मास कम होगा उसका भी मोमेंटम ज्यादा हो सकता है भैया, बिल्कुल हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, मोमेंटम डिपेंड करेगा किस पे, मास पे भी और वेलोसिटी पे भी। अगर मास ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, और वेलोसिटी ज्यादा होगा तो मास कम हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ठीक है। मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के और वेलोसिटी के भी, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। The rate of change in momentum of an object is proportional to the imposed force on an object। जितना फोर्स इंपोज होता है ना, उतने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल होता है उतने फोर्स के। ठीक बात है भैया, समझा नहीं, समझा दो, समझाता हूं मेरे भाई। कहता है दी चेंज इन मोमेंटम occurs ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हम जितने भी फोर्स लगाते हैं ना, तो मोमेंटम उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, उतना ही मोमेंटम लगता है, ये कह रहा है ये, ठीक है। और कह रहा है हमेशा वो जो मोमेंटम रहेगा ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में रहेगा, जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उधर ही मोमेंटम लग रहा होगा। इट इज द अदर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। कहता है ये एक ना दूसरा फॉर्म है किसका, न्यूटन सेकेंड लॉ का। ठीक बात है भैया। कहता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम its last velocity become after the imposing force for time t, so final momentum of object is mass into velocity। कहता क्या है भैया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज ऑफ मोमेंटम के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, टाइम के। टू टाइम इट्स लास्ट वेलोसिटी बिकम, लास्ट वेलोसिटी जब जिस टाइम पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से कटवट के क्या आता है, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी मेरे भाई, ठीक है। और चेंज इन मोमेंटम क्या आता है, मास ब्रैकेट में v माइनस यू, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है और माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहीं से एक फॉर्मूला भी निकलता है, जो फॉर्मूला तुमको दिख रहा है एम वी माइनस एम यू बाई टी। यहां से फिर हम क्या बना दिए, एक्सेलरेशन बना दिए, जो कि क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। तो ये एक्सेलरेशन भी कहलाता है, इसलिए यहां पे F इक्वल्स टू एम ए डराइव हो गया मेरे भाई, ठीक है। इट इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसको न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। ठीक बात है भैया। वर्क पढ़ा दो। वर्क होता क्या है मेरे भाई, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जितने भी फोर्स है हम किसी ऑब्जेक्ट को, जितने भी एक ऑब्जेक्ट है मान लो, उस पर हम कुछ फोर्स लगाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट करेगा। ठीक बात है भैया, बिल्कुल करेगा। तो बस यही वर्क है मेरे भाई, जितना फोर्स मैंने लगाया मल्टीप्लाइड बाय जितना डिस्प्लेसमेंट उसने किया, मल्टीप्लाइड बाय जितने एंगल से मैंने लगाया। मतलब मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट पे 90 डिग्री से लगाता हूं, तो ऑब्जेक्ट तो हिलेगा नहीं, क्योंकि 90 डिग्री क्या होता है, कॉस जीरो, कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है मेरे भाई। तो वर्क जीरो हो जाएगा, मतलब कोई वर्क नहीं हो रहा है। ऐसे भी तुम देखो ना, ऑब्जेक्ट को तुम ऊपर से 90 डिग्री पे दाब दो, वो हिल रहा है क्या, वर्क तो जीरो हो रहा है वहां पे, ठीक है। और फिजिक्स क्या कहता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क जीरो है मेरे भाई, ठीक है। कॉस जीरो है, कॉस 90 है तो वर्क जीरो है। ठीक बात है। मतलब क्या है भैया, मतलब ये है कि वर्क जो है फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा भैया। ठीक बात है। और किस पे, एंगल पे भी डिपेंड करेगा। इस अच्छा ये क्या है भैया, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। अच्छा ऐसा सीजीएस यूनिट क्या होता है फिर भैया, अर्ग होता है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। चलो पावर समझ लेते हैं। पावर कुछ नहीं होता है, जितना वर्क कर रहे थे डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। वर्क पर यूनिट टाइम भी बोलते हैं इसको। ऐसा यूनिट क्या होता है भैया, तो वर्क का जूल होता है, टाइम का सेकंड होता है, जूल पर सेकंड हो गया। ऑल्सो इसको वॉट भी बोलते हैं, और यूनिट होता है उसको हॉर्स पावर बोलते हैं। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। क्या कहता है भैया, 1 हॉर्स पावर कितना होता है, तो ये 746 वॉट होता है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा एनर्जी क्या होता है भैया, तो एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जितनी क्षमता में होती है ना काम करने के लिए, वो एनर्जी होती है। डिफरेंट फॉर्म होता है इसका, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, और ये ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं करता है। इट इज एसआई यूनिट इन जूल, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या है, जूल है मेरे भाई, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या होता है भैया, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड टू डू वर्क। कोई भी काम करने के लिए दो तरह की एनर्जी चाहिए, दोनों का सम मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। कौन सी दो एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल, ठीक है। द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी को ही मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक बात है भैया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज है, सॉरी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है,
तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है ना, उस समय जो वो ऑब्जेक्ट एनर्जी कैरी करता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ये भैया आपने सिंपल भाषा में बता दिया, जरा पढ़ के सुना दो। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी दैट इज पोजेसेड ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से पोजेस होता है। ठीक है, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज मीटर, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज m kg and speed is v meter per second, then ke equals to half mv square। ये रिलेशन ध्यान रखना है। ठीक बात है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भैया? तो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी इन द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। हम कोई भी बॉडी को जब रेस्ट पे रखते हैं मेरे भाई, तब वो एनर्जी जो कैरी करता है उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। It is clear that if an object under a forces is shifted from one position to another position, then during it the done work is stored as potential energy of the object। क्या कहता है भैया? क्या कहता है भैया? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, ठीक है, अंडर अ फोर्स शिफ्टेड फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, और उसको क्या करे? फोर्स लगा के एक पोजिशन से दूसरे पोजिशन में लेते आए, तो उस समय जो वर्क डन स्टोर्ड रहा ना, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। नहीं समझे भैया क्या बोले आप? ठीक है, मैं समझाता हूं। जैसे कोई बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, अभी जो रेस्ट पे है, तो उसमें जो एनर्जी वो कैरी कर रहा है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, mgh है मेरे भाई। अब जैसे उसको उस पर फोर्स लगाया और वो मूव करना शुरू हो गया, तो उस पर क्या हो गया? धीरे धीरे जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? कम होता गया, और किस में बदल गया? काइनेटिक एनर्जी में। फिर जैसे जैसे वो मोशन करना बंद करेगा, फोर्स लगना बंद होगा, तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा, जाते 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 काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा जैसे वो रेस्ट पे आएगा। तो यही चीज ये समझा रहा है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा भैया ये क्या है? ये टेबल देख लो मेरे भाई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। क्यों भैया? पूछता है। क्या पूछता है मेरे भाई? डायनेमो क्या करता है? तो भैया याद रखना, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। एमई याद रखना, डायनेमो से एमई याद रखना, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है भैया? जस्ट अपोजिट, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। ठीक है, माइक्रोफोन क्या करता है? कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लाउड स्पीकर क्या करता है भैया? इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदल देता है। अच्छा, सोलर सेल क्या करता है? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। ट्यूबलाइट क्या करता है? ट्यूबलाइट क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदल देता है। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है भैया? तो ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में मेरे भाई। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सेल क्या करता है? तो ये केमिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है। कैंडल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को लाइट और हीट एनर्जी में। और सितार क्या करता है मेरे भाई? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब आ जाते हैं भैया क्वेश्चन पे। कितने क्वेश्चन है भैया? टोटल 25 क्वेश्चन है मेरे भाई। जल्दी जल्दी निपटाते हैं इसको। ठीक है, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है भैया? ठीक बात है, ये मेरे भाई वेट पे करता है, हमने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इन अ कोलिजन। कौन सा भैया कांस्टेंट रहता है हमेशा? तो ये मेरे भाई लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डील विथ। किससे डील करता है भैया? न्यूटन का थर्ड लॉ। ये करता है मेरे भाई एक्शन एंड रिएक्शन से। ठीक है, क्वेश्चन 4 कहता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है भैया? पावर कहलाता है मेरे भाई। ठीक बात है। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम यूनिट एज द दैट ऑफ वर्क। किसके पास सेम रहता है? तो भैया एनर्जी के पास भी जूल होता है और वर्क के पास भी जूल होता है मेरे भाई। द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं भैया इसको? तो ये एनर्जी बोलते हैं मेरे भाई। क्या कहता है भैया? When a force is applied on a body and the body does not move, the work done is। जब किसी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी मूव ही नहीं करे तो वर्क क्या होगा? 0 होगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि अगर क्यों का रीजन तो 0 होगा क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है सबसे पहले। ठीक है, इसलिए। अच्छा, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन न्यूटन। न्यूटन में कौन सा भैया? तो ये फोर्स है। एनर्जी किस में होता है? जूल में। पावर वॉट में, वर्क जूल में। ठीक बात है भैया। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से कौन सा होता है भैया? तो काइनेटिक एनर्जी होता है मेरे भाई। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज नोन एज। फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है भैया, ये क्या कहलाता है? ये इम्पल्स कहलाता है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स
एक्ट ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होगा? अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करे सिस्टम के पार्टिकल्स पे तो टोटल लिनियर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा मेरे भाई? तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट भैया इसमें से करेक्ट है? वर्क डन इज ऑलवेज पॉजिटिव। नहीं भैया, हमने देखा था कि हमेशा पॉजिटिव तो नहीं होता है। ठीक है, वर्क डन इज ऑलवेज नेगेटिव। नहीं भैया, हमेशा नेगेटिव भी नहीं होता है। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नहीं भैया, ऐसा भी नहीं होता है। तो क्या होता है मेरे भाई? वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। पावर ऑफ अ मशीन इज मेजर्ड इन। किस में पावर को वो करते हैं? तो वॉट में करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन 14 कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से वेक्टर विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये मेरे भाई क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। चलो, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली दी सेम एज एनर्जी। कौन सा भैया डायमेंशनली इक्वल है? तो ये मेरे भाई टॉर्क का इक्वल है। ठीक है, एनर्जी के। इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड। अगर मोमेंटम बॉडी का डबल किया जाए, उसका काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम बढ़ेगा? विल बिकम क्या हो जाएगा? कितने टाइम हो जाएगा? तो ये मेरे भाई 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अच्छा, क्वेश्चन 17 क्या कहता है? द वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट करता है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या स्टेट करता है भैया? तो ये करता है मेरे भाई वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट है ये। कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको क्या कहते हैं भैया? तो उसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। क्या कहता है? अ बॉडी ऑफ मास मूविंग विद वेलोसिटी v हैज अ मोमेंटम p, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज। क्या होता है भैया ये? तो ये मेरे भाई क्या होता है? p² अपॉन 2m मेरे भाई। ठीक बात है। क्वेश्चन 20 की तरफ चलते हैं। वर्क डन ऑन अ बॉडी इज जीरो होगा भैया। कब? जब फोर्स परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट के, फोर्स पैरेलल होगा डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा या ए और सी दोनों होगा। तो मेरे भाई जब परपेंडिकुलर होता है तो कॉस थीटा के इक्वल कॉस थीटा 90 हो जाता है, तो कॉस 90 जीरो होता है। तो ठीक बात है भैया, वहां पे वर्क जीरो हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो कर देंगे भैया तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, तो वो भी तो जीरो हो जाएगा ना। तो दोनों आंसर हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्व्ड इन इलास्टिक कॉलिजन। कौन सा क्या है? कंजर्व नहीं होता है मेरे भाई। तो ये क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। ठीक है, कॉलिजन में। ठीक बात है भैया। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होता है भैया? हमने पढ़ा था मास इंटू वेलोसिटी होता है, एम भी होता है मोमेंटम, है ना। ठीक बात है भैया। तो क्या हो जाएगा? केजी इंटू मीटर पर सेकेंड मेरे भाई। ठीक बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है अ मशीन हैविंग 100% इफिशियंसी मीन। अगर किसी के पास 100% इफिशियंसी हो, जो कि आइडियली ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, उसको माना ही जा सकता है, लेकिन अगर हो तो क्या होगा उसमें मेरे भाई वर्क आउटपुट इक्वल्स टू वर्क इनपुट होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, अंडर द एरिया अंडर अ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, दोनों के फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में क्या देगा? क्या चीज देगा भैया? तो ये मेरे भाई वर्क डन देता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। चलो लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए कौन सा ट्रू है? इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। और इसका आंसर तुम दोगे मेरे भाई। कमेंट सेक्शन खुला है, जाओ और बताओ क्या होगा भैया। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो तुम आंसर दे पाओगे, अगर तुम पढ़े होगे तो पक्का दे पाओगे भाई। तैयारी अच्छी होगी तो ये पता होगा तुमको। बताना कमेंट में क्या है। ठीक है, बाकी मेरे भाई आज के लिए इतना ही था। ठीक है, 25 क्वेश्चन हमने क्या करा, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट देखे। अभी 2 दिन और फिजिक्स करना है हमको। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी और आएगा, दो दिन आएगा। ठीक है, कल और परसों। उसके बाद हम क्या करेंगे? अच्छा, उसके साथ हम 25 क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा इधर हो जाएगा 75 क्वेश्चन और प्लस 100 कर लेंगे क्वेश्चन उस दिन। ठीक है, फाइनल डेज। तो फिजिक्स केमिस्ट्री हो ही गया है। अगर नहीं देखे हो तो उसका सीरीज जाके देख लो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो, सीडीएस के लिए या फिर सीजीएल के लिए या बीपीएससी, किसी के लिए भी तुम देख सकते हो उसको। ठीक है, उसी तरह बायो का भी है, कवर हो गया है वो भी, उसका भी तुम देख सकते हो।
अच्छा, उसी तरह फिजिक्स का भी हो जाएगा, ठीक बात है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने मिलिट्री एक्सरसाइजेज डाल दी हैं, वो जाओ और देखो मेरे भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना है। समिट्स मैंने डाल दिए हैं, समिट्स से जितने मैंने ऐड किए हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछे जाएंगे। कल और परसों तक मैं लेके आऊँगा, एक तो रैंकिंग और स्कीम्स लेके आऊँगा, ठीक है, दूसरे डिफेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कवर करवानी है, और तीसरे में इंटरनेशनल और नेशनल से जो न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट है वो मैं सोच रहा हूँ कवर करवाने की। बताना कि मुझे करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए कमेंट में, ठीक है। बाकी तो ध्यान रखो यार अपना, ठीक है, मैं चलता हूँ। यही तक था यार, अब कल मिलेंगे, ठीक है। चलो ध्यान रखो यार अपना, जय हिंद मेरे भाई, ख्याल रखो, ठीक है, चलो।